कि ये धारणा तो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती ये परसेप्शन ही है। वॉर ऑफ परसेप्शन जीतना होगा, और अभी वो पूरी तरह नहीं जीती इसको, आप ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नहीं जीती है। तो ये चले ठीक है, दो हमारे पास असेसमेंट जो है वो आ गए हैं। मैं एक अगले हम 3 एम फैक्टर की बात करें, एक मजेदार बात और हो रही थी अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, सर वो यहाँ भी कर लेते हैं। फीडबैक मैंने सर से पूछा है, प्रदीप जी से, मैंने कहा आप थर्मोमीटर कहाँ लगा? अरे भाई खुद नहीं, मतलब बंगाल का जैसे किसी भी चुनाव का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर कहाँ लगाते हैं, किससे फीडबैक लेते हैं, कैसे पता करते हैं, तो वो बात तो जाने दीजिए। लेकिन उसके बाद चर्चा ये आई कि बंगाल में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पार्टियां जो हैं वो क्या फीडबैक दे रही हैं। जैसे बीजेपी का हम लोग अमूमन बात करते हैं कि बीजेपी ये कह तो रही है कि हम आएंगे क्योंकि उसको एक कहना है, लेकिन उस लेवल पर, उस डेसिबल पर जाकर जो 2021 में कहा करती थी वैसा नहीं कह रही। तो आरएसएस क्या कह रही है, टीएमसी के लोग वहां क्या कह रहे हैं, लेफ्ट के लोग और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सर संघ वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, संघ वालों से तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप जब भी किसी भी चुनाव के बारे में पूछेंगे तो वो बीजेपी के बारे में बड़ी पेसिमिस्टिक स्थिति बताते हैं। अच्छा, ये खराबी है, ये खराबी है, मतलब जितने बड़े आलोचक आपको संघ में भाजपा के मिलेंगे उसके विरोधियों में भी आप नहीं खोज पाएंगे। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि वो काम भी करते हैं। वो भाजपा को जिताने के लिए, उसका वोट बढ़ाने के लिए वो काम भी करते हैं, लेकिन वो भाजपा के कामकाज के तरीके से संतुष्ट नहीं है कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये हमेशा ही करते हैं, ये हमेशा ही करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने अपना, जो आप कह सकते हैं कि पैमाना बहुत ऊंचा रखा है। बीजेपी उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरती है। लेकिन सज्जन जो बात कह रहे थे उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि ये बात सही है कि परसेप्शन बनाना पड़ता है कि आप आ रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें और जुड़ती है कि जब जनता मन बना लेती है कि हमको इस सरकार को हटाना ही है, फिर जो है ये परसेप्शन, इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सर अगर जनता मन बना लेती है तो फिर जनता बोलती भी है, तो फिर वो वोकल भी होगी। नहीं, दो चीजें होती है, एक तो बहुत ज्यादा वोकल हो जाती है या एकदम चुप हो जाती है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 2 चुनाव तो मैंने देखे, 77 में जो है जनता बहुत वोकल थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। 84 में बिल्कुल चुप थी, कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। आप बात कीजिए, कोई जो है, जो विपक्षी दल है उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। आपको लगेगा कि बड़ी कांटे की लड़ाई है और विपक्ष भी जीत सकता है। लेकिन आप देखिए, लैंडस्लाइड इतनी बड़ी विक्ट्री तो कभी हुई नहीं कांग्रेस की या किसी भी पार्टी की। तो अलग अलग परिस्थिति में मतदाता का रुख अलग अलग होता है। ये वही तय करता है कि चुपचाप काम करना है या फिर बोलकर करना है। तो जब एंटी इनकम्बेंसी, ज्यादातर मामलों में होता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा होती है तो ज्यादा वोकल हो जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद वो चुप हो जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, वहां जो फियर फैक्टर है, हर प्रदेश में वो नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी होती है तो डर नहीं होता मतदाता। मैं तो खुद हैरान हूं, मैंने तो कभी किसी इलेक्शन में, भारत के किसी भी राज्य के चुनाव में ऐसी तो चर्चाएं ही नहीं सुनी हमने कि डर है, जाने बोलने में भी डर है, वोट करने में भी डर है, वोट के बाद घर से निकलने में भी डर है। ये तो ऐसा लगता है कि मतलब अलग ही तरह की डेमोक्रेसी है। चुनाव नतीजे के बाद पार्टी जो जीत जाए वो हिंसा करने लगे, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं किसी डेमोक्रेसी में हुआ होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जनता वहां नहीं बोल रही है तो उसकी 34 साल सीपीएम इसी तरीके से रही, इसी हिंसा के बल पर रही, ठीक है, इसी साइंटिफिक रिगिंग के जरिए रही, लेकिन वो गई कि नहीं। उसकी तुलना उस समय जो ममता बनर्जी की राजनीतिक पूंजी थी या ताकत थी, उससे बीजेपी की आज की तुलना कीजिए, कितना बड़ा अंतर है। तो अगर बीजेपी ये चुनाव नहीं जीतती है तो पश्चिम बंगाल में कभी चुनाव नहीं जीतेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तो हर लिहाज से फेवरेबल परिस्थितियां हैं, सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है। और सबसे कमजोर स्थिति मुख्यमंत्री के रूप में, राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर विकेट पे इस समय ममता